हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 12th की पोम नंबर सेकंड, जिसका नाम है कीपिंग क्वाइट। पोएट कौन है? पेब्लो नेरूडा। तो चलो चलते हैं अपनी पोम की तरफ। देखो, कीपिंग क्वाइट का मतलब क्या होता है? शांत रहना। ठीक है। अबाउट द पोएट, कवि के बारे में परिचय दे रखा है या इंट्रोडक्शन दे रखा है, वो हम पढ़ लेते हैं। जो कवि का इंट्रोडक्शन है, जो कि एनसीईआरटी में गिवन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो आइए हम रीड करते हैं लाइन टू लाइन। पेब्लो नेरूडा, जो कि हमारा पोइट का नेम है, इनकी जो लाइफ स्पैन है वो कहाँ से कहाँ तक है? 1904 1904 से लेके 1973 तक। ये देखो इसकी लाइफ स्पैन है। Okay, is the pen name of Natalie Ricardo Reyes Basalto, who was born in the town of Parral in Chile. जो हमारे पोर्ट है पेब्लो नेरूडा, ये इनका रियल नेम नहीं है। ये क्या नाम है? इनका पेन नेम है, जिसके नाम से ये लिखते थे। मैंने पहले भी बताया है पेन नेम क्या होता है। उपनाम है। उपनाम का मतलब जो नाम है वो उससे ना लिख के एक अलग से नाम, इमेजनरी नेम अडेप्ट कर लेते हैं और अपनी राइटिंग्स जो है वो उसी नाम से वो लिख के रखते हैं। जैसे यहाँ पे पेब्लो नेरूडा। इनका ओरिजिनल नाम क्या था? नेटाली रिकार्डो रेस बेसोल्टा, ये इनका ओरिजिनल नाम है। ठीक है। जिनका जन्म कहाँ हुआ? पैराल इन चिली, चिली के पैराल शहर में इनका जन्म हुआ। क्लियर है यहाँ तक? चले आगे। नेरूडा's poems are full of easily understood images which make them no less beautiful. जो नेरूडा पोम्स लिखते थे वो बड़ी इजी लैंग्वेज में, मतलब बहुत ही सरल भाषा और चित्रण से इन्होंने समझाया है, जो कि इनकी कविता की सुंदरता कम नहीं करती बल्कि बढ़ाती है। बड़ा इजी लैंग्वेज में बताया है, लेकिन वेरी ब्यूटीफुली इन्होंने अपनी पोइट्री को लिखा है। He won the Nobel Prize for Literature in the year 1971. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनको क्या मिला? नोबेल प्राइज मिला लिटरेचर के अंदर। नोबेल प्राइज एक सम्मानीय प्राइज होता है जो कि सराहनीय कार्य करने में, अपनी फील्ड में करने पे मिलता है। इनको लिटरेचर के लिए मिला। कौन से ईयर में मिला? 1971 में। ये क्वेश्चन बन सकता है कि हमारे जो पोइट्री सेक्शन है, जितने भी पोइट्स हैं, उनमें से नोबेल प्राइज किसको मिला? तो हमारे पेब्लो नेरूडा को नोबेल प्राइज मिला। कौन से ईयर में मिला? 1971 में। क्लियर है यहाँ तक? चलें आगे। देखो, अब ये बताया गया है कि इस पोम के बारे में हम क्या पढ़ेंगे। इस पोम में हम क्या पढ़ेंगे? इन दिस पोम नेरूडा टॉक अबाउट द नेसेसिटी ऑफ क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन। इस कविता में जो नेरूडा है उन्होंने बताया है, नेसेसिटी मतलब आवश्यकता, क्वाइट मतलब शांत रह के, इंट्रोस्पेक्शन का मतलब होता है आत्मनिरीक्षण, कि हमें शांत रह के अपने आप को आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। उसकी आवश्यकता बताइए, क्यों करना चाहिए, वो हम पोम पढ़ेंगे तब हमारे दिमाग में आइडिया जो है, थीम जो है, वो एकदम क्लियर हो जाएगी। एंड क्रिएटिंग अ फीलिंग ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अमंग ह्यूमन बींग्स, और जितने भी ह्यूमन बींग्स के हैं उनके अंदर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, एक समझ पैदा करने की जरूरत है। ये ऐसा इन्होंने कहा है। मतलब ये वर्ल्ड पीस के लिए बात कर रहे हैं यहाँ पे, कि जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं वो भाईचारे के साथ रहे, पीस के साथ रहे, लव के साथ रहे और यूनिटी के साथ रहे। ये मैसेज हमें इस पोम के थ्रू जो हमारे पोएट है देना चाहते हैं। चले देखो, यहाँ पे ये जो पोएट है, पोम है, इसके ऊपर ये देखो, ये पिक्चर बनी हुई है। ऐसे ही नहीं बनी हुई है ये पिक्चर। देखो, ये अर्थ है, इधर ये ह्यूमन बींग्स जो आपस में हाथ मिलाए खड़े हैं। तो ये किसकी ओर इंडिकेशन कर रहा है? लव, पीस और यूनिटी, भाईचारे की तरफ दिखा रहा है। ये इसलिए इसको शो किया गया है कीपिंग क्वाइट के ऊपर। ये पिक्चर गिवन है एनसीईआरटी के अंदर। ठीक है। अब आ जाओ बिफोर यू रीड, मतलब कविता पढ़ने से पहले सोचो। क्या सोचने के लिए बोल रहा है ये? What does the title of the poem suggest to you? जब आप ये टाइटल पढ़ते हैं, कौन सा टाइटल? कीपिंग क्वाइट, तो आपके दिमाग में क्या विचार आते हैं? सोच के देखो क्या विचार आते हैं। ठीक है। What do you think the poem is about? इस टाइटल से हमें क्या पता चलता है कि ये जो कविता है किस बारे में? इंडिविजुअल सोचो, कुछ क्लिक हो रहा हो तो दिमाग में रखो। क्या वो जो आपके दिमाग में जो थॉट आया वो पोम से मैच खा रहा है क्या? जब हम कविता पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। ये सेल्फ एक्टिविटी है जो करने के लिए बोला गया है। चले हमारी कविता की ओर, चलो आगे बढ़ते हैं।
ये हमारी यहाँ से पोम स्टार्ट है, ठीक है। यहाँ पे जो पैब्लो नेरूडा है वो बोल रहे हैं नाउ वी विल काउंट टू 12, कि हम काउंट करेंगे मतलब गिनती करेंगे कहाँ तक, 12 तक, मतलब 12 तक। एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, और उसके बाद हम सब स्टिल मतलब स्थिर खड़े रहेंगे, कोई मूवमेंट नहीं करेंगे। देखो यहाँ 12 वर्ड क्यों यूज हुआ है, आपने देखा होगा घड़ी में कितने घंटे होते हैं, टक 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 करके वो कहाँ तक जाते हैं, 1 to 12। तो ये कंप्लीट साइकिल को रिप्रेजेंट करता है कि एक साइकिल कंप्लीट हो गई। अपने ईयर, पूरे साल में कितने मंथ होते हैं, 12। तो एक भी ये पूरा जो साइकिल है ऑफ टाइम उसको रिप्रेजेंट करता है, इसलिए यहाँ पे जो वर्ड है वो 12 यूज हुआ है। यहाँ पे ये बोल रहा है मैं 12 तक काउंट करूंगा, मतलब छोटा सा समय है, 12 तक काउंट करूंगा, तब तक आपको क्या हो जाना है, उसके बाद आपको स्टिल हो जाना है, एकदम स्थिर हो जाना है, सारे मूवमेंट्स को छोड़ के स्थिर होके क्या करना है, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना है, आत्म निरीक्षण करना है। क्यों करना है वो हम आगे पढ़ेंगे। For once on the face of the earth, let's not speak in any language. Let's stop for 1 second and not move our arms so much. देखो क्या बोल रहा है, फेस ऑफ द अर्थ का मतलब है इस पृथ्वी पर जिसकी सतह पे हम रहते हैं। लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, किसी भी भाषा में बात ना करें, क्योंकि इसने बोला है स्टिल रहने के लिए, बात नहीं करनी, कोई मूवमेंट नहीं करनी। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, 1 सेकंड रुके। क्यों रुके 1 सेकंड, मतलब ये कहना चाहता है कि हमारी जो भाग दौड़ की जिंदगी है उसमें से आप 1 सेकंड निकाल के रुके, रुके और सोचे, अपने बारे में सोचे, अपने अंदर झांक के देखे, आत्मनिरीक्षण करें, ठीक है। एंड नॉट मूव आवर आर्म सो मच, यहाँ जो आर्म्स है, आर्म्स का मतलब देखो भुजाएं भी होती है, और आर्म्स का मतलब जो एक हथियार भी होता है, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि आर्म्स रोको तो भी मूवमेंट खत्म हो जाएगा, और यहाँ पे आर्म्स का मतलब हथियार होता है, मतलब जो वायलेंस है, डिस्ट्रक्शन है, उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं कि वो भी 1 सेकंड के लिए सारी चीजें रोक दो, और क्या करो, स्टिल खड़े हो जाओ, एकदम स्थिर हो जाओ, सारे मूवमेंट्स बंद कर दो। यहाँ पे हमें वो मैसेज दे रहा है क्या, वर्ल्ड पीस, लव, यूनिटी, कि एक बार सब कुछ छोड़ के, सारा डिस्ट्रक्शन जो होता है आर्म्स की वजह से, हथियारों की वजह से, सारा मूवमेंट अपन हाथों से करते हैं, सारी एक्टिविटीज छोड़ दो। क्यों छोड़ दो, क्योंकि आप जो ये भागदौड़ भरी जिंदगी में हम क्या करते हैं, बिना सोचे समझे कार्य करते रहते हैं। तो उसके लिए एक आप ब्रेक लो और अपना सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करो, सेल्फ निरीक्षण करो, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो आगे क्या बोल रहा है ये, इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट, और ये जो क्षण है, ये जो मोमेंट है, ये जो पल है, वो कैसा होगा, एक्सोटिक, मैजिकल, बहुत ही ज्यादा विचित्र और अजीब लगेगा, ठीक है। विदाउट रश, क्यों, क्योंकि इसमें कोई रश नहीं है, भागदौड़ नहीं है। विदाउट इंजन्स, इंजन्स का मतलब क्या है यहाँ पे, इंजन्स का मतलब जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी की वजह से जितने भी मूवमेंट्स होते हैं वो हो सकता है इंजन, जैसे गाड़ियां भी चलती है तो इंजन से चलती है, फैक्ट्रीज चलती है तो इंजन से चलती है, तो सारा मूवमेंट बंद हो जाएगा, सारा रश बंद हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि उसने बोला है 12 तक काउंट करने के बाद आपको स्टिल रहना है, ठीक है। और ये जो मूवमेंट है वो एक्सोटिक, अजीब क्यों है, हमेशा आमतौर पे क्या होता है, नॉइसेस आती रहती है, हम अपने भागदौड़ में लगे रहते हैं, लेकिन जब स्टिल हो जाएगा तो एक अजीब सी शांति रहेगी, इसलिए इसको, इस मूवमेंट को, इस क्षण को एक्सोटिक मूवमेंट कहा गया है। वी वुड ऑल बी टुगेदर इन अ सडन स्ट्रेंजनेस, हम सब एक साथ, पूरे वर्ल्ड की बात हो रही है, पूरे अर्थ की बात हो रही है, हम सब एक साथ अचानक एक सडन स्ट्रेंजनेस में आ जाएंगे, अजीब सी स्थिति, विचित्र सी स्थिति में आ जाएंगे जहाँ पे सब शांत है, जबकि यूजुअली ऐसा होता नहीं है, वर्ल्ड हमेशा चलता रहता है, नॉइजेस आती रहती है, सब अपनी मैड रश में लगे हुए हैं, अपनी भागदौड़ में लगे रहते हैं, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो नेक्स्ट स्टेंजा में ये क्या बोल रहे हैं, फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स, एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स। अब देखो जब ये मोमेंट आएगा कि सब स्टिल हैं, तो ये बोल रहे हैं जो फिशरमैन है, जो मछुआरे हैं,
इन द कोल्ड सी, ठंडी समुद्र के अंदर, विल नॉट हार्म वेल्स। वेल एक प्रकार की मछली होती है, तो उनको वो हार्म नहीं करेंगे। मछुआरे क्या करते हैं, मछलियां पकड़ के ही तो लाते हैं, तो जो वेल्स है वो भी एक क्षण को रुकेंगे, तो वो क्या करेंगे। यहाँ पे इसके थ्रू क्या कहना चाहता है कवि, कि जो ह्यूमन बीइंग है जिसकी वजह से वो एनिमल्स को हर्ट करता है, तो वो एक बार सोचेगा, रुकेगा, तो वो एनिमल्स के थ्रू के अगेंस्ट जो वायलेंस है, हार्म है, उसको भी रोकना चाहता है, कि कोई भी व्यक्ति या मनुष्य किसी जानवर को भी हर्ट नहीं करेगा। एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट, यह मैन गैदरिंग सॉल्ट का मतलब है जो लोग नमक इकट्ठा करते हैं, गैदर करना मतलब इकट्ठा करना, वो लुक एट हिज हर्ट हैंड्स, मतलब नमक जब इकट्ठा किया जाता है, इतने घंटे वो नमक में काम करते हैं, तो जो उनके हाथ होते हैं वो हर्ट हो जाते हैं, चोट आ जाती है, उसमें कट्स लग जाते हैं। तो लोग इतना बिजी है अपनी लाइफ में कि उनको अपना दुख देखने का भी टाइम नहीं है। तो वो बोल रहे हैं यदि वो एक क्षण रुकेंगे, तो जो मैन सॉल्ट इकट्ठा कर रहे हैं वो भी अपने जख्मी हाथों की तरफ देख पाएंगे। मतलब उनके ऐसे काम जो उनको खुद को हर्ट कर रहे हैं, उनके पास इतना भी टाइम नहीं है कि वो रुक के उसके बारे में भी एक बार सोच पाए। दूसरों को तो हर्ट कर रहे ही हैं, साथ ही साथ खुद को भी वो जोखिम में डाल रहे हैं या हर्ट कर रहे हैं। इसलिए वो बोल रहे हैं कि एक सेकंड, एक पल रुको और अपना आत्मनिरीक्षण करो। क्लियर है ये वाला? ठीक है, चलें आगे। अब देखो, those who perhaps green wars with gas, wars with fire, victory with no survivors, would put on clean clothes and walk about with their brothers in the shade doing nothing। बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज दिया है लव, यूनिटी और हार्मनी का इसमें, कि दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स मतलब हरित युद्ध। क्या होता है मैडम हरित युद्ध? जैसे ह्यूमन बीइंग है वो क्या कर रहा है, हमारी जो इन्वायरमेंट है, हमारा नेचर है, उसी को डिस्ट्रॉय कर रहा है। ठीक है, पेड़ काट रहा है, पॉल्यूशन बढ़ा रहा है। तो ये जो वॉर है वो किसके बीच में, ह्यूमन बीइंग और नेचर के बीच में, उसको नाम दिया गया है ग्रीन वॉर का। मतलब मनुष्य इतना फुलिश है कि वो जिस डाल पे बैठा है उसी को काट रहा है। मतलब जिस नेचर की वजह से उसका जीवन है वो उसी को डिस्ट्रॉय करने में लगा हुआ है। ठीक है, वो इतना व्यस्त है कि वो सोच ही नहीं पा रहा कि उसके कर्मों का फल क्या है। ठीक है, वॉर्स विथ गैस, गैस का मतलब होता है जो वॉर्स, केमिकल, जो केमिकल वॉर्स होते हैं ना, जिसमें गैस का और इनका प्रयोग होता है लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए, उसकी बात हुई है। वॉर्स विथ फायर, समझते हो, फायर मतलब जैसे बॉम्बिंग वगैरह करना, ऐसे जो युद्ध हैं, वॉर्स है, उसकी बात की गई है। विक्ट्री विथ नो सर्वाइवर, मतलब ये वॉर्स करके आप यदि जीत भी गए, और विथ नो सर्वाइवर, लेकिन कोई जीवित बचेगा ही नहीं, सारे मनुष्यों को मार के आप जीत भी गए, तो ऐसी जीत का आप क्या करोगे? ऐसी जीत भी आपके लिए हार ही साबित होगी। मतलब आप लोगों को डिस्ट्रॉय कर रहे हो, एनिमल्स को डिस्ट्रॉय कर रहे हो, नेचर को डिस्ट्रॉय कर रहे हो, ह्यूमन बींग्स के साथ वायलेंस कर रहे हो। फिर यदि आप विक्ट्री प्राप्त भी कर लेते हैं जिसमें कोई जीवन बचा ही नहीं, मतलब विक्ट्री विथ नो सर्वाइवर, कि लोग बचे ही नहीं, युद्ध में मर गए, ऐसी विक्ट्री का आप क्या करेंगे? ऐसी विक्ट्री भी, ऐसी जीत भी आपके लिए हार ही साबित होगी। ठीक है, अब उन लोगों को बोल रहा है जो वायलेंस फैलाते हैं, जो नेचर को डिस्ट्रॉय करते हैं, उन लोगों से ये अपील कर रहा है, वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स, कि आप साफ सुथरे कपड़े पहने, एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स, यहाँ ब्रदर्स का मतलब भाई नहीं है, मतलब ह्यूमन बींग्स भाईचारे के साथ रहें, इन द शेड डूइंग नथिंग, इन द शेड का मतलब है पीस, शांति की छांव में रहे। डूइंग नथिंग का मतलब है कुछ भी ना करें, ऐसे काम ना करें जो कि डिस्ट्रक्शन को प्रमोट करते हो, वायलेंस को करते हो, हमारे नेचर को हार्म करते हो, ऐसे काम ना करें, शांति बनाए रखें और भाईचारे के साथ, लव, पीस और यूनिटी के साथ इस वर्ल्ड में, इस धरती पे आप रहें अच्छे से। ठीक है, चलें आगे। क्लियर है यहाँ तक? मतलब इनकी जो लैंग्वेज है वो बहुत इजी है, मैसेज भी बहुत क्लियर है। ये वर्ल्ड पीस, यूनिटी और इसकी बात कर रहे हैं। आई बात समझ में? आगे चलते हैं। व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कंफ्यूज विथ टोटल इनएक्टिविटी। ओके, ये जो पैब्लो नेरुडा है, आई मतलब ये जो हमारे कवि हैं, वो बोल रहे हैं कि क्या मैं चाहता हूं, मैं उसको टोटल इनएक्टिविटीज से कंफ्यूज ना हो। देखो, टोटल इनएक्टिविटी का तो मतलब है कुछ नहीं करना। तो क्या जिंदा होते हुए इंसान कुछ नहीं करेगा? ऐसा कैसे हो सकता है? वो बोल रहे हैं इसको आप उससे कंपेयर ना करें। मैं बोल रहा हूँ कुछ सेकंड के लिए आप स्टिल हो जाएं, रुकें
और अपना इंट्रोस्पेक्शन करे, आत्मनिरीक्षण करें। मैं इतना ही बोल रहा हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा कि आप कुछ ना करें। वो ये बोल रहे हैं जो भी करें उसके बारे में सोचें, अपने बारे में नहीं पूरे वर्ल्ड के बारे में सोचें। ऐसा काम ना करें जो कि एनिमल्स के साथ वायलेंस ना करे, नेचर को डिस्ट्रॉय नहीं करे, आपके जो ब्रदर्स हैं, जो आपके जो आपस में लोग हैं, उनके साथ आप वायलेंस वॉर्स ना करें, पीस बनाए रखें, ऐसा वो कहना चाहते हैं। वो ये बोल रहे हैं कि आप कंफ्यूज मत हो, मैं बोल रहा हूँ स्टिल रुक जाओ। रुक जाओ का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी ना करो, क्लियर है? बस ये बोलना चाह रहे हैं कि आप गलत काम ना करें, करें तो उसके बारे में विचार जरूर करें कि जो मैं काम कर रहा हूं उसके परिणाम क्या होंगे। ठीक है, चलें आगे। अब देखो, लाइफ इज वॉट इट इज अबाउट, आई वॉन्ट नो ट्रक विथ डेथ। आगे ये बात बोलिए, लाइफ क्या है, जीवन है, वो निरंतर चलता रहता है, वो कभी रुकता नहीं है। और मेरा कोई भी लेना देना नहीं है मृत्यु से। मतलब ये नहीं बोल रहे कि आप एकदम इनएक्टिव हो जाओ जैसे एक मृत व्यक्ति होता है, ये बोल रहे मृत्यु से कोई लेना देना नहीं है। आप कंफ्यूज ना हो कि ये इनएक्टिविटी का यह मतलब क्या है। वो ये कहना चाह रहे हैं थोड़ी देर के लिए रुके इस मैड रश से, ये जो भागदौड़ वाला जीवन है उससे रुके, रुके और सोचे, सोचे और इंट्रोस्पेक्ट करें, अपने आप को आत्मनिरीक्षण करें। क्लियर है? इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, सिंगल माइंडेड मतलब एकाग्र, एक ही दिशा में सोचना, इसका मतलब ये है अबाउट कीपिंग आवर लाइव्स मूविंग and for once could do nothing, perhaps a used silence might interrupt this sadness of never understanding. Very important lines. ठीक है, थोड़ी सी मतलब हार्ड है ये लाइन समझने में। देखो, समझने की कोशिश करो कि ये क्या बोल रहे हैं। वो ये बोल रहे हैं कि हम सिंगल माइंड होके, मतलब मॉडर्न वर्ल्ड है, हम एक ही अपने बारे में सोचते, ये नहीं सोचते कि हमारी वजह से दूसरों को हर्ट हो रहा है, हार्म हो रहा है, वायलेंस पहुंच रही है। तो हमें सिंगल माइंडेड होके और हम कीपिंग आवर लाइफ्स मूविंग, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, बिल्कुल ब्रेक नहीं ले रहे। ये भी नहीं सोच रहे कि जो हम कर रहे हैं क्या वो सही है या गलत है, इसका इम्पैक्ट क्या है। तो ये बोल रहे हैं ऐसा ना करें, फॉर वंस कुल डू नथिंग, एक क्षण के लिए, एक मोमेंट के लिए आप कुछ भी मत करो। ठीक है, परहैप्स अ यूज साइलेंस माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस, आप कुछ भी नहीं करोगे, ये जो यूज साइलेंस है, ये जो साइलेंस है, शांति है, वो क्या करेगी, माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस। इंटरप्ट मतलब क्या है, इंटरफेयर करेगी किसके अंदर, दिस सैडनेस। कौन सी सैडनेस की बात हो रही है, ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग ourselves एंड ऑफ थ्रेटनिंग ourselves विथ डेथ। ये जो सैडनेस है, जो हम कभी भी अपने आप को नहीं समझ पाने की, ये जो दुख है हमारा, अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्फ, हमारे पास इतना भी टाइम नहीं है कि हम अपने आप को भी समझ सकें। हम इतने बिजी हो गए हैं मॉडर्न लाइफ में। ठीक है, और थ्रेटनिंग आवरसेल्फ विद डेथ, और जो खतरा है ना, अपने जीवन को खतरे में डालने वाली जो बात है, उसका डर हमेशा बना रहता है। और हम अपने आप को भी कभी समझ ही नहीं पाए क्योंकि हमने कभी रुक के सोचा ही नहीं। इस सैडनेस की बात की जा रही है क्योंकि हम अपने आप को ही नहीं जानते, दूसरों को तो समझना दूर की बात, हम कभी इतना भी टाइम नहीं है कि खुद का आत्मनिरीक्षण भी कर पाए। इतने बिजी है अपनी लाइफ में, चले जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, दौड़े जा रहे हैं। तो ये जो पोएट हैं ये बोल रहे हैं कि आप रुको, थोड़े से क्षण के लिए रुको और रुक के सोचो। आपकी ये जो सैडनेस है, आप कभी अपने आप को नहीं समझ पा रहे, और ये जो खतरा है जो हमेशा आपके जीवन के इर्द गिर्द बना रहता है, आपका जीवन कभी भी खतरे में आ सकता है, चाहे वो वॉर्स की वजह हो, चाहे वो वायलेंस हो, कुछ भी वजह हो सकती है। तो आप रुको, सोचो, एक बार इसके बारे में सोचो। क्लियर है? देखो आगे ये क्या बोल रहे हैं, परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस हैज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव। ये हमें बोल रहे हैं हमारी जो धरती है हमें एक लेसन सिखाती है, टीच है, सिखाती है क्या, कि जब एवरीथिंग, जब नेचर के अंदर, अर्थ पे हर चीज ऐसा लगता है कि डेड है, जीवन समाप्त है, तब लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, बाद में वो कैसा हो जाता है, अलाइव। मैडम समझ ही नहीं आया क्या बोल रहे हो। सपोज करो, एक आपको एग्जांपल देती हूँ, अर्थ पे क्या चलता है, सीजन साइकिल चलती है। विंटर्स देखा है आपने, चलो इंडिया के अंदर तो इतनी ठंड कई पार्ट्स में पड़ती है, कई में नहीं, लेकिन जहाँ पूरी बर्फबारी होती है विंटर्स में, वहाँ क्या होता है, विंटर्स के अंदर बर्फ की चादर बिछ जाती है पूरे सरफेस पे। यदि ओशन है, सी है, तो वो भी बर्फ से ढक जाते हैं। तो जो जितनी भी एक्टिविटी है
है ना। जितने भी पेड़ पौधे हैं ऐसे लगते हैं सब मर चुके हैं, डेड हैं, क्योंकि वो बर्फ की चादर के नीचे छिप जाते हैं। लेकिन जैसे ही विंटर के बाद स्प्रिंग आता है, अचानक से पूरा जो नेचर है वो नए बर्थ और ऊर्जा से भर जाता है ना, नया जीवन से भर जाता है। जो विंटर में ऐसा लग रहा था कि सब कुछ समाप्त हो चुका है, सब डेड हो चुका है, वो अचानक से क्या हो गया, स्प्रिंग में जीवन आ गया, उसमें नई ऊर्जा आ गई। तो ये चीज बताना चाह रहा है कि जो चीज ऐसा लगता है कि हाँ कि यहाँ पे सब कुछ डेथ है, तो वो बाद में अलाइव हो जाती है। हमें अर्थ भी क्या बताता है, ऐसा ही हमें एक लेसन टीच करता है। ये पता है किसकी बात कर रहे हैं? मॉडर्न जमाने में जो लोग हैं वो मर्द समान है, क्योंकि उनके पास इतना भी टाइम नहीं है कि वो अपने आप को जान पाए। तो वो बोल रहे हैं रिवाइवल, आप अपने आप को रिवाइवल करो, सोचो अपने बारे में कि आप क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो। वो उससे क्या होगा कि आप में एक नई ऊर्जा, आपका एक पुनर्जन्म, नया जन्म होगा। क्लियर है यहाँ तक? अब आगे क्या बोल रहे हैं देखते हैं लास्ट लाइन में। नाउ आई विल काउंट अप टू 12। नाउ आई यहाँ पे कौन है? पैब्लो नेरूडा है। वो बोल रहे हैं अब मैं 12 तक काउंट करूंगा। जैसे अपन किसी चीज की स्टार्टिंग करते हैं 1 2 3 को, वैसे ये 12 तक काउंट करेंगे। उसके बाद क्या करना है? एंड यू कीप क्वाइट। अब वो पूरे वर्ल्ड को मैसेज दे रहे हैं, उसके बाद आप शांत हो जाएं। एंड आई विल गो, फिर मैं तो चला जाऊंगा, लेकिन आप शांति से अपने अंदर झांक के देखें, इंट्रोस्पेक्ट करें, आत्मनिरीक्षण करें अपने आप का। ये मैसेज जो वर्ल्ड पीस, लव और हार्मनी का है, इस पोम के थ्रू जो हमारे पोइट है हमें देना चाहते हैं। ठीक है, चलो अब इसके हार्ड वर्ड्स देख लेते हैं। आई थिंक सो बहुत ही इजी लैंग्वेज में लिखी हुई ये कविता है, सबके दिमाग में क्लियर हो गई होगी। फिर भी नहीं तो एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार वीडियो को देख के सारा मैसेज आपके दिमाग में क्लियर हो जाएगा। चलें इसके हार्ड वर्ड्स की तरफ। चलो, टू हैव नो ट्रंक विथ, इसका मतलब है टू रिफ्यूज टू एसोसिएट और डील विथ, टू रिफ्यूज टू टोलरेट। अब देखो, थिंक अबाउट इट कि ये क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन है हमारे एनसीईआरटी के नीचे, वो हम डिस्कस करेंगे लाइन टू लाइन। देखो ये बॉक्स में एक ये दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है एक बार रीड कर लेते हैं। Notice the differing line stanzas, length of the stanzas and the shift in the thought from stanza to stanza। मतलब जब हमने पोम पढ़ी तो जो लेंथ है डिफरेंट डिफरेंट स्टेंजास की, और जब स्टेंजा चेंज होता है तो कैसे पोइट के विचार में क्या शिफ्ट आता है, थॉट्स में क्या शिफ्ट आता है, वो हमने पढ़ ही लिया है। तो एक बार पढ़ें तब ये चीजें आप वापस ध्यान में रखें, ऐसा यहाँ पे लिखा हुआ है। चलें अब सॉल्यूशंस की तरफ, चलो चलते हैं। आ जाओ, क्लास 12th एनसीईआरटी सॉल्यूशन फ्लेमिंगो बुक, जो हमारी पोम नंबर 2 है, कीपिंग क्वाइट। देखो हिंदी मीडियम बच्चों के लिए मैंने ये कठिन शब्द एवं हिंदी अनुवाद लिख रखा है, एक बार देख लेना सारे बच्चे। देखो, स्टिल का मतलब शांत और स्थिर बताया था। फॉर वंस, एक बार के लिए। आर्म्स, आर्म्स का मतलब हथियार भी होते हैं, और जो हमारी बाहें, भुजाएं होती हैं, उनको भी हम आर्म्स बोलते हैं। यहाँ बाहों से तो मतलब था कि आप जो अपना मूवमेंट है, फिजिकल मूवमेंट है, वो रोक दें, और आर्म्स का मतलब हथियार जो कि युद्ध और डिस्ट्रक्शन की तरफ इंडिकेशन करता है, आप उसको भी एक बार रोक दें, ऐसा हमारा पोएट हमें मैसेज देता है। देखो, एक्सोटिक मूवमेंट का मतलब है असाधारण और अजीब। ठीक है। रश, रश मतलब भागदौड़, जल्दबाजी करना। टुगेदर मतलब एक साथ। हार्म मतलब चोट पहुंचाना। स्ट्रेंजनेस मतलब अजीब और विचित्र। फिशरमैन मतलब मछुआरे होते हैं। गैदरिंग मतलब सभा या जन समूह होता है। विक्ट्री मतलब विजय। सर्वाइवर्स मतलब जीवित बचे लोग। इनएक्टिविटी मतलब निष्क्रियता। क्लियर है? नो ट्रक विथ मतलब कोई लेना देना नहीं है। इंट्रोस्पेक्शन मतलब आत्मनिरीक्षण। ये अपने सारे हार्ड वर्ड्स हैं जो कि हमने पोम के अंदर भी डिस्कस कर लिए थे। जिसको कोई डाउट रह जाए आप इसमें से भी देख सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। ठीक है, देखो ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है, फर्स्ट वाला, ये सीनियर सेकेंडरी बोर्ड एग्जाम 2022 में पूछा गया है, तो ध्यान से पढ़ना इसको। ठीक है, चलो रीड करते हैं। What will counting up to 12 and keeping still help us achieve? मतलब आप 12 तक काउंट करने के बाद और चुप रहने से, स्टिल मतलब स्थिर रहने से आपको क्या अचीव होगा? लेट्स सी क्या अचीव होगा। काउंटिंग अप टू 12 एंड कीपिंग स्टिल हेल्प अस इन अटेनिंग अ स्टेट ऑफ पीस। ये हमें किस में सहायता करेगा कि हम स्टेट ऑफ पीस को अटेंड कर पाए।
so they can sit and introspect about their life. Introspection leads to understanding of yourself. ताकि हम लोग, है ना, जो पोइट बोल रहा है कि हम अपने आप को आत्मनिरीक्षण कर पाएं, अपनी लाइफ के बारे में सोच पाएं, और इससे क्या होगा, हमें अपने आप को समझने में सहायता मिलेगी। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ चलते हैं। डू यू थिंक द पोएट एडवोकेट्स टोटल इनएक्टिविटी एंड डेथ? अभी अपन ने डिस्कस ही किया था कि जो पोएट है वो टोटल इनएक्टिव होने के लिए बोल रहा है, मतलब और डेथ की तरफ इशारा कर रहा है क्या? नहीं, उसने बोला था मेरी जो स्टिलनेस है इसको आप टोटल इनएक्टिविटी या डेथ से कंपेयर, कंफ्यूज ना हो इनके बीच में। ठीक है, देखो आंसर में क्या लिखते हैं। नो, द पोएट डज नॉट एडवोकेट टोटल इनएक्टिविटी एंड डेथ। नहीं, ऐसा नहीं बोला है पोएट ने। ठीक है, द पोएट वांट्स रीडर शुड बी अवेयर ऑफ द डिफरेंस बिटवीन स्टिलनेस एंड इनएक्टिविटी। उन्होंने केवल रुकने के लिए, ठहरने के लिए बोला है, ये नहीं बोला कि आप लेजी हो जाए, इनएक्टिव हो जाएं, ठीक है, कुछ भी ना करें, ऐसा नहीं बोला है। The poet directs people to deeply understand that it is totally inappropriate to indulge in destructive activity. उन्होंने ये बोला है कि आप अपने आप को जो डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज में उसमें इन्वॉल्व ना करें, वायलेंस में इन्वॉल्व ना करें। किसके लिए इन्वॉल्व करें अपने आप को? लव, पीस एंड हार्मनी के लिए इन्वॉल्व करें। इसलिए उसने बोला स्टिल रुको थोड़ी देर के लिए और सोचो, अपना भी आत्मनिरीक्षण करो, तभी तभी तुम्हें पता चलेगा कि तुम कर क्या रहे हो। ठीक है, चलें आगे। What is the sadness that the poet refers to in the poem? किस सैडनेस की बात की है पोइट ने? देखो कौन से सैडनेस की बात की है। The sadness that the poet refers to in the poem is the sadness that comes from not understanding ourselves. ऐसा दुख, जो सैडनेस, उदासीनता आती है, किस वजह से? कि हम अपने आप को ही नहीं समझ पाते। We run after worldly gains. हम दुनियादारी के जो भी गेन्स होते हैं, ठीक है, लाभ होते हैं, उनके पीछे एकदम अंधे होके दौड़ते रहते हैं। एंड फेल टू अंडरस्टैंड आवर ओन इनर बीइंग। हम और अपना जो ओन इनर बीइंग है, हमारा जो आत्मा है, जो सेल्फ बीइंग है, हम उसको भी समझने में असफल है। ये है सैडनेस मनुष्य के अंदर। ठीक है, ये है उदासीनता का कारण। आई बात समझ में? चलें आगे। What symbol from nature does the poet evokes to say that there can be life under apparent stillness? क्या सिंबल दिया है नेचर से, क्या उठा के उन्होंने जिक्र किया है कि जो चीज हमें लगती है कि स्टिलनेस है, जिसमें कोई जीवन नहीं है, उसमें भी से भी जीवन आता है। देखो, देखते हैं। जैसे अर्थ का एग्जाम्पल दिया था, अर्थ का जैसे मैंने आपको बताया था सीजन वाइज, कि जैसे विंटर में हर चीज एकदम शांत रहती है, ऐसा लगता है कि जीवन है ही नहीं। स्प्रिंग आते ही वो एकदम से जीवित हो उठती है। ठीक है, द पोएट गिव्स एन एग्जाम्पल ऑफ द अर्थ इन द सपोर्ट ऑफ हिज स्टेटमेंट। ठीक है, विंटर इज द सीजन ऑफ स्लीप एंड इनएक्टिविटी। विंटर कैसा सीजन है? स्लीप और इनएक्टिविटी का। बट स्टिल अंडरनीथ थिंग्स आर हैपनिंग। लेकिन फिर भी पृथ्वी में कोई ना कोई थिंग्स तो होती ही रहती हैं। एंड इन स्प्रिंग, और जैसे स्प्रिंग सीजन आता है, वसंत ऋतु आती है, फॉलोड बाय विंटर, विंटर के बाद एवरीथिंग कम्स बैक टू लाइफ। तो हर चीज वापस कैसी हो जाती है? जीवित हो जाती है। तो यहाँ पे अपना क्वेश्चन आंसर डिस्कशन भी खत्म हो गया बच्चों। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ आ रही होगी। फिर भी यदि कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और हाँ, मेरे व्हाट्सएप चैनल को और टेलीग्राम चैनल को ज़रूर फॉलो करें। वहाँ पे जितने भी ये क्वेश्चन आंसर्स हैं, पीडीएफ और लिंक सेक्शन में गिवन पीडीएफ लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, और आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे ये पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी। यदि आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। टिल देन बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।